Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on Fromm Humanistic Psychoanalysis. पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर फ्रॉम ने क्या अहम रोल अदा किया या इसके मुताबिक किन चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी बनती है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Humanistic psychoanalysis assumed that humanity's separation from the natural world has produced feeling of loneliness and isolation, a condition called basic anxiety. यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोएनालिसिस के मुताबिक जब एक इंडिविजुअल है वो नेचुरल वर्ल्ड से सेपरेट हो जाता है, अलहदा हो जाता है, वो ख़ुद को लोनली और जो है ना आइसोलेट होके ख़ुद को उदास महसूस करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बेसिक एंजाइटी पैदा होती है। फ्राम मोस्ट बेसिक अजम्पशन इज़ डैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द लाइट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि इंसान जो है एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी को सिर्फ ह्यूमन नेचर जो ह्यूमन लाइट है उसी के अंडर जो है ना अंडरस्टूड किया जा सकता है। यानी एक जो इंडिविजुअल है वो जब वो एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है तभी वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बिल्डअप होती है। जब वो एक इन्वायरमेंट से या ह्यूमैनिटी से वो बाइकाट कर लेता है, वो कट जाता है, लोनली फिर वो फील करता है और वो उसके अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसका उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पोटेंशियल के ऊपर फोकस करे, वो ख़ुद को देखे कि वो कितना सेल्फ एक्चुअलाइज है, उसको अपने बारे में कितना पता है। द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज दैट पीपल आर इनेटली गुड एंड दैट मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम रिजल्ट फ्राम डेविएशन फ्राम दिस नेचुरल टेंडेंसी। इसके मुताबिक यानी कि फ्राम के मुताबिक जो लोग हैं वो अच्छी नेचर के ऊपर पैदा हुए हैं, वो जो वो पैदा हुए हैं तो वो अच्छे हैं, लेकिन उनको जो मेंटल इम्बैलेंस आ रहा है या सोशल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जो क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वहाँ उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से वो जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं। यानी कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है तो वो अच्छी नेचर के ऊपर पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर भरा होता है अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो और लोगों के साथ जुड़ता है, और लेकिन अगर उसको वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो लोगों से फिर बायकॉट करता है, वो दूर हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है। फ्राम बेसिक नीड, फ्राम ने भी जो है एक इंडिविजुअल उसकी 5 बेसिक नीड्स का बताया कि रिलेटेडनेस वो रिलेट करना चाह रहा था, सेंस ऑफ आइडेंटिटी चाह रहा था, फ्रेम चाह रहा होता है, रूटेडनेस चाह रहा होता है, और जब तक एक इंडिविजुअल की ये तमाम नीड्स पूरी नहीं होती तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती और वो ख़ुद को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाता। Relatedness from discuss the problem of alienation in a contemporary society heavily. He believed that alienation was the problem that resulted when people need for relatedness was not met. यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसको प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी जब वो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा था, उसकी रिलेटेडनेस की जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती, यानी वो किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा, किसी से भी उसे लव नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है और वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है। रूटेडनेस एंड यूनिटी, फ्राम कंसीडर्ड द नीड फॉर रूटेडनेस एंड यूनिटी टू बी वेरिएशन ऑन द नीड फॉर रिलेटेडनेस। यानी कि यूनिट हो, यानी कि रिलेटेडनेस हो, लव हो, और यूनिट हो के यानी एक हो के सारा काम किया जाए और मिल के रहें। ही बिलीव दैट पीपल सीक आफ्टर यूनिटी बिकॉज ऑफ एन existential split between the human and non-human world. Fromm believed that this condition would be unbearable if human would not establish a sense of unity within themselves and with the natural and human world outside. यानी कि इधर फ्रॉम का क्या कहना था कि तमाम इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, उन्हें मिल के चलना चाहिए। Transcendence is the next human need, which is defined as the urge to rise above a passive and accidental existence and into the realm of purposefulness and freedom. People come to this world without being asked and leave it also without personal desire. यानी कि जो एक इंडिविजुअल इस वर्ल्ड में आया तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ बना सके, कुछ ना कुछ वो नया जो है पर्पसफुल वो जो कोई चीज़ है वो नई इंट्रोड्यूस करवा सके। उसके अंदर एक ये नीड होती है जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। Frame of orientation, on the basis of character orientation, Fromm would classify Jeff and Anne as belonging to the productive orientation. In the case they are committed to enhancing their growth and development. यानी इसके अंदर एक इंडिविजुअल को होता है कि वो हार्ड वर्क करे, उसके पास जो है उसने जो कमिट किए हुए हैं, उसने जो अपने गोल सेट किए हुए हैं, जो वो अपने उन गोल को फुलफ़िल करे ताकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करे। सेंस ऑफ आइडेंटिटी,
Fromm believes that we need to have a sense of identity or individuality in order to stay sane. This need is so powerful that we are sometimes driven to find it, for example by doing anything for sign of status or by trying desperately to confirm. हर एक इंडिविजुअल जो है वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहता है कि उसकी एक पहचान हो। अब चाहे वो एक ग्रुप के अंदर रह के काम करे, वो किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है कि सारे जो हैं वो यूनिट में आ जाएं, सारे मिल के जो हैं वो काम करें और एक आइडेंटिटी बनाए। नहीं तो वो चाह रहा था कि मैं एक एज अ इंडिविजुअल जो है मैं अकेला ये काम करूँ, मेरी एक आइडेंटिटी बने कि ये काम इस इंडिविजुअल ने किया है। ये फ्रॉम के मुताबिक जो है ये इंडिविजुअल्स की 5 बेसिक नीड होती हैं। रिलेट करके चलना, यूनिट हो जाना, अपना एक फ्रेम ऑफ आइडेंटिटी बनाना, फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन बनाना, अपने गोल को फुलफ़िल करना। और अगर एक इंडिविजुअल की ये 5 बेसिक नीड्स नहीं फुलफ़िल होती तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्लैश रह जाता है, क्लैशेस रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती। फ्रॉम ने जो ह्यूमन नीड्स बताई थी, रिलेटेडनेस, ट्रांसेंडेंस, रूटेडनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव कंपोनेंट है। अगर रिलेटेडनेस पॉजिटिव में होगी तो लव फीलिंग होगी, अगर नेगेटिव में होगी तो सबमिशन, डोमिनेट होने की कोशिश करेगा इंडिविजुअल। ट्रांसेंडेंस अगर पॉजिटिव में होगी तो इंडिविजुअल क्रिएटिव हो जाएगा, कोई ना कोई नई चीज़ बनाएगा, और नहीं तो वो अदरवाइज़ क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, चीज़ों को ख़राब कर देगा। रूटेडनेस, यूनिटी के अंदर पॉजिटिव कंपोनेंट ये होगा कि वो यूनिट होके एक होल बन के काम करेगा, और नेगेटिव में क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा। सेंस ऑफ आइडेंटिटी में पॉजिटिव में वो इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल वर्क करेगा, और नेगेटिव में वो एज अ ग्रुप जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाएगा। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें कोई गोल सेट करने होते हैं, अगर पॉजिटिव कंपोनेंट में क्या होगा कि उसके गोल रैशनल होंगे, यानी उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होगी, और अदरवाइज नेगेटिव कंपोनेंट में जो वो गोल्स होंगे वो इरेशनल होंगे। The humanistic approach is about free will, self-discovery and achieving your full potential as a human being rather than concentrating on individual problem और symptom। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने ऊपर अपने आप को डिस्कवर करता है, अपने पोटेंशियल के ऊपर फोकस करता है, और rather than कि वो कंसंट्रेट करे कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। It look at everything that make you you are and focus on you as a unique individual। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को यूनिक समझे, ख़ुद को सबसे जो है एक मुख्तलिफ समझे, और अपने आप को, अपने पोटेंशियल को फाइंड करे, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइज हो, उसका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है वो ख़ुद को फाइंड करे। फ्रॉम के मुताबिक जो कि एक जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट था, साइको एनालिस्ट था, उसके मुताबिक कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो चाहता है कि वो एक आज़ाद हो, उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी ना हो, उसके वो नेगेटिव फ्रीडम जो है उससे वो आज़ादी चाहता है, वो एस्केप चाहता है एक फ्रॉम नेगेटिव फ्रीडम से, और वो एक पॉजिटिव फ्रीडम चाहता है कि वो उसको उसके फ़ैसले करने का हक़ दिया जाए, और वो जो चाहता है वो कर सके। फ्रीडम फ्राम द कंस्ट्रेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी से उसे फ्रीडम दी जाए, सोसाइटी उसके लिए हुए फ़ैसलों के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी ना कर सके, कुछ कह ना सके। फ्रीडम टू डू व्हाट वी वांट टू डू, जो वो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए। एस्केप, वे ऑफ बिहेविंग और थिंक डेट यूज टू अवॉइड अनप्लेजेंट फैक्ट, जो अनप्लेजेंट फैक्ट है या जो प्रॉब्लम्स है उससे उसको एस्केप मिल जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, या उनके ऊपर वो फोकस ना कर सके। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लिए इधर ये 3 मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म ऑफ स्केप, अथॉरिटेरियन के उसके पास एक अथॉरिटी और डिस्ट्रक्टिवनेस के वो डिस्ट्रैक्ट कर दे चीज़ों को, और ऑटोनोम कन्फर्मिटी के वो एक रोबोटिक हो जाए। ईच स्केप मैकेनिज्म रिप्रेजेंट अ लिमिटेड इंस्टेड ऑफ अ प्रोडक्टिव और लविंग रिलेशनशिप टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि या तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो, नहीं तो वो इन चीज़ों से कि आज़ादी चाहता है, एस्केप चाहता है कि उसको फ्रीडम दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपना हर एक फ़ैसला कर सके। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी क्या है? फ्रॉम हैज़ डिफाइंड द अथॉरिटेरियन करेक्टर एज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी whose attitude toward authority is always important. The authoritarian individual love authority and tend to subject himself to it. At the same time he wishes himself to be the authority and to subject others. यानी कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि उसके पास अथॉरिटी वो दूसरों को कंट्रोल कर सके, और दूसरे जो हैं उसके उनको वो ऑर्डर दे सके। डिस्ट्रक्टिवनेस, आल्सो दिस बियर अ सिमिलैरिटी टू सैडिज्म। फ्रॉम आर्ग्यू दैट द सैडिस्ट विशेस टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग, a destructive personality wishes to destroy something it cannot bring under its control। इसके अंदर क्या था कि एक इंडिविजुअल जो है वो भी कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन जब वो चीज़ से कंट्रोल में नहीं होती तो वो जो है उसको ख़राब कर देता है, उसको तबाह कर देता है।
Automated conformity by changing one ideal self to conform to a perception of society preferred type of personality, losing one true self in the process. इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अंदर से खुद को एक्सेप्ट करवाने के लिए उसकी जो ट्रू आइडियल सेल्फ होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको वो ख़त्म कर देता है और जिस तरह का उसे सोसाइटी चाह रही होती है वो उस तरह का बन जाता है। इसको कहते हैं ऑटोमेटेड कन्फर्मिटी, यानी वो एक रोबोटिक बन जाता है और एक रोबोट बन जाता है जिसको सोसाइटी जो है वो कंट्रोल करती है। ये इस तरह जो है ये एस्केप के 3 तरीके हैं कि या एक इंडिविजुअल इस तरह एस्केप हासिल कर सकता है कि वो सबके ऊपर अथॉरिटी में आ जाए, अथॉरिटेरियन बन जाए, दूसरों को कंट्रोल करे। दूसरी फॉर्म आ जाती है कि वो दूसरों को कंट्रोल करता है और अगर वो नहीं उनको कंट्रोल कर पाता तो वो उनको तबाह उस चीज़ को ख़राब कर देता है, या वो ख़ुद जो है वो सैड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और या सुसाइड की तरफ रुजू कर लेता है। और जो थर्ड है उसके अंदर क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को सोसाइटी के ऊपर छोड़ देता है, जिस तरह सोसाइटी उसे चाहती है वो उस तरह का बन जाता है। यानी कि ये जो एक इंडिविजुअल है ये रोबोट बन जाता है, ये जिस तरह का सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी या जिस तरह का वो उसे चाहते हैं वो उस तरह का बन जाता है। कोई अपने पास अथॉरिटी नहीं रखती, उसके ऊपर सारी अथॉरिटी जो होती है वो सोसाइटी की होती है। और अथॉरिटेरियन जो है इसमें क्या होता है कि वो पावर के ऊपर आ जाता है कि सारी पावर वो अपने हाथ में ले लेता है। डिस्ट्रक्टिवनेस में क्या होता है कि वो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करता है, तो अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो खुद सैड हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है कि जिस तरह का लोग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, वो उस मुताबिक चलता है। एरिक एरिक्सन वाज अ न्यू फ्राइडियन साइकोएनालिस्ट वो सजेस्टेड अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन 2 प्राइमरी नीड। फ्रॉम के मुताबिक जो एक इंडिविजुअल है उसकी 2 प्राइमरी नीड्स होती हैं, एक नीड ऑफ फ्रीडम और एक नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। यानी एक वो आज़ादी चाहता है कि उसको तमाम इख्तियारात दिया जाए, जो वो करना चाहता है वो कर सके, और एक कि वो उसकी एक आइडेंटिटी अफेक्शन हो, दूसरे लोग जो हैं वो उससे प्यार करें, उसे लव दें, उनके दरमियान में एक बिलोंगिंगनेस जो है वो पैदा हो। फ्राम ने 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया, वन सिम्बियोटिक फैमिली एंड दूसरी जो थी वो थी विथड्राइंग फैमिली। सिम्बियोटिक फैमिली में क्या होता है कि जो एक पेरेंट्स होते हैं वो दूसरों को स्वेलो अप कर लेते हैं, यानी कि उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, उसको डिपेंडेंट रखते हैं। हर वक्त जो फैमिलीज़ होती हैं उसको ग्रो नहीं करने देती, चाइल्ड को, इंडिविजुअल को, उनके ऊपर एक प्रेशर कायम रखना, सारे उनके काम खुद करना है, फिर उनको बाद में कहना कि हम तुम्हारा सारा कुछ कर रहे हैं, और उसकी पर्सनैलिटी को स्वेलो अप कर लेना, उसको आगे ना बढ़ने देना। विथड्राइंग फैमिलीज पेरेंट्स आर वेरी डिमांडिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, रूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन पीपल। ये विथड्राइंग फैमिलीज जो होती हैं ये चाइल्ड के ऊपर रूल्स जो है वो अप्लाई करती हैं, इनके लिए इंडिविजुअल से ज़्यादा जो है चाइल्ड से ज़्यादा रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोल्ड वर्जियन पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की किसी बात को नहीं मानते और उनके ऊपर जो ये फैमिलीज़ होती हैं अपना सारा प्रेशर कायम करके अपनी बातें मनवाती हैं। सिम्बियोटिक फैमिली वाला जो एक इंडिविजुअल होता है वो वन सेल्फ विद एन अदर सेल्फ, यानी वो खुद कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। की वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी तरह से ग्रूम नहीं हो पाती। अब सिम्बियोटिक फैमिली की 3 टाइप्स हैं। एक है म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर दोनों लोगों को आपस में क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है इकट्ठे रहने में। एक होती है कमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज होती है, एक जो इंडिविजुअल है उसको फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा है। और जो पैरासाइटिज्म है, इस तरह वाली ये जो सिम्बियोटिक फैमिली होती है इसमें क्या होता है कि एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुँच रहा होता है वैसे करने से। इस तरह ये जो इंडिविजुअल है इनकी ये पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो अच्छी तरह से ग्रूम नहीं हो पाती और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्बैलेंस हो जाती है। Social unconscious. The concept of social unconscious refers to the repression of inner reality which is common to large group. Naturally, the content of the social unconscious vary depending on the many form of social structure. Aggressiveness, rebelliousness, dependency, loneliness, unhappiness, boredom, to mention only a few. यानी कि सोशल अनकॉन्शियस में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल वो अपनी जो उसकी इनर रियलिटी होती है, जो पर्सनैलिटी, तो उसको वो रिप्रेस कर रहा था, उसको लोगों के सामने नहीं लेके आ रहा होता, जिसकी वजह से फिर आगे वो अनहैप्पी होता है, वो ख़ुद को लोनली फील कर रहा था, उसको गुस्सा आता है, वो अग्रेसिव हो जाता है। फ्रॉम आर्ग्यू दैट द प्रोसेस इज़ रेसिप्रोकल एज द इंडिविजुअल मैनर ऑफ लाइफ इज़ डिटर्मिन्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी इटसेल्फ इज़ नथिंग विदाउट इंडिविजुअल। अब जो फ्राम है इसने ये कहा कि इस तरह नहीं होता, बल्कि जो एक इंडिविजुअल है उसने दूसरे लोगों के साथ मिलना होता है, सोसाइटी में रहना होता है और मिल के उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होती है और ग्रुप बना के रहना होता है।
फ्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम उस तरह जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनसे डील करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें लग रहा था कि हम ये अपनी तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, हम फ्री विल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी फ्री विल डिसीजन नहीं ले रहे होते, हम दूसरों के ऑर्डर में आके हम उनकी बात मान रहे होते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं होता। फ्राम के मुताबिक ईविल क्या होता है? ईविल गलती उसको मानी जाती है कि जो एक इंडिविजुअल बुरा एक्ट कर रहा है और वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, वो ईविल होती है। और दो टाइप्स के इसने इंडिविजुअल जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए, एक बायोफिलस जिन्हें जो लाइफ लविंग होता है, जिन्हें प्यार होता है अपनी ज़िंदगी से, वो मिलजुल के रहते हैं और ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं नेक्रोफिलस, वो होते हैं लवर्स ऑफ डेथ, जो कि डेथ से प्यार कर रहे होते हैं और वो तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इफ़ यू थिंक बैक टू हाई स्कूल यू मे रिमेंबर अ फ्यू misfit, they were real horror movie affectionate, they may have made models of torture devices and they love to play war games, they kill to blow things up, their chemistry। ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो जब छोटे होते भी देखें तो स्कूल लैब के अंदर जो केमिस्ट्री लैब है वो सारी ख़राब कर रहे होते हैं, एनिमल्स के साथ मिसट्रीट कर रहे होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी ब्यूटर्ड यानी कि उनके साथ भी बुरे रवैये के साथ पेश आ रहे होते हैं। ये दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि फ्राम ने पेश की कि एक जिन्हें के लाइफ लवर्स होते हैं, जिन्हें के प्यार होता है कि सारे मिलजुल के रहें, और जो दूसरे होते हैं वो तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहता है कि उसका जो जिस तरह वो रहना चाहता है, जो वो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए, और हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी 5 बेसिक नीड्स हैं कि वो रूटीननेस मिलजुल के रहना चाह रहा है, यूनिटी चाह रहा है और अपनी एक आइडेंटिटी चाह रहा है। और जब तक ये एक इंडिविजुअल की तमाम नीड्स फुलफ़िल नहीं होती, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर पाती और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्लैशेस आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस होती है और वो सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल नहीं चल पाता और उसके अंदर ईविल आ जाता है और वो अग्रेसिव नेचर का हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।